नमस्ते मेरे छोटे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी व्याकरण के 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं जो सीधे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके सीधे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए ये सभी बोर्ड एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर ऑब्जेक्टिव पूछ देता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। तो देखिए अगला नंबर सूत्र यहाँ पर अगला नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछ रहा है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा है, तो आप लोग संज्ञा अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। इसमें देखिए जिसका रंग रूप चाल ढंग बताता है वो कौन सी संज्ञा हो जाता है, तो वो हो जाता है भाव। जो भाव को बताता है वो भाववाचक संज्ञा हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है। देखिएगा 2027 में यही सभी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो देखिए अगला नंबर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या पूछ रहा है, तो आप लोग बताइएगा अंत में कितना आप लोग का सही हुआ। आप लोग 30 ऑब्जेक्टिव में से कितना सही कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कलम शब्द कौन सी संज्ञा है। जो कलम है उसकी कौन सी संज्ञा है, तो जी यहाँ पर देख लीजिए कोई भी व्यक्ति का कोई भी वस्तु का नाम होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे व्यक्तिवाचक। यहाँ पर देख लीजिए कॉलम, यानी कि यहाँ पर अगर कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका जाति का बोध करा रहा है। तो जाति इसका यहाँ पर देख लीजिए ये जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि कॉलम जो होता है ये बहुत प्रकार के होता है। अगर इसी में अगर नाम दिया होता, यहाँ पर जो होता है लिंक हो जाता है, लिंक पेन। अगर नाम दिया होता तो इसका व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूछा है कॉलम यानी कि पेन जो होता है वो कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो वो जाति का बोध करा रहा है, इसके पूरे जाति का बोध करा रहा है। अगर इसका नाम दे देता लिंक पेन जो होता है, लिखो फेंको होता है जो 3 रुपये वाली पेन होता है, अगर उसका नाम दे देता जिसे अग्नि हम लोग कहते हैं, तो अगर उसका नाम दे देता तो क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कॉलम शब्द का जातिवाचक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल समझ कर पढ़िए इस सभी ऑब्जेक्टिव को। तो देखिए अगला नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। जो वर्णों का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, तो वर्णों का समूह को क्या कहा जाता है, उसे वर्णमाला कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी में कितने स्वर वर्ण होते हैं। तो जो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग याद रखिएगा हिंदी में लगभग इसकी संख्या, तो हिंदी में लगभग कितनी इसकी वर्ण जो स्वर वर्ण होता है उसकी कितनी संख्या होती है, लगभग कितनी होती है, तो आप लोग याद रखिएगा हिंदी में जो ये 11 होती है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कितनी होती है, तो 11 होती है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर क का उच्चारण स्थान क्या होगा। जो क है उसे उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप लोग याद रखिएगा जो कौवा बोलता है एकदम काँव काँव, उस प्रकार से कंठ हो जाएगा। आप लोग इसका ट्रिक भी आप लोग आजमा सकते हैं, क से कंठ और क से क। तो आप लोग इसे ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, क से कंठ क से क। तो आप लोग याद रखिएगा क का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो देखिए अगला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है
प का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आप लोग प आप लोग बोलिए अपने मन में ही, प बोलिए, पापा बोलिए। आप लोग पापा बोलिए एकदम। ये भी ट्रिक है, आप लोग इसे नज़रअंदाज करेंगे तो आप लोग परीक्षा में नज़रअंदाज हो जाएंगे। तो आप लोग इसीलिए ये सभी एकदम VVI है और आप लोग को ट्रिक के साथ पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को हमेशा बूढ़ा हो जाएंगे तब तक आप लोग को याद रहे। तो प आप लोग बोलिए या पापा बोलिए, पापा बोलिए। अपने पापा जी को बुलाते हैं तो उस प्रकार से पापा बोलिए। तो प अगर बोलते हैं तो देखिए ओष्ठ सट रहा है, आप लोग का ओष्ठ सट रहा होगा। जो भी हमारे छोटे भाई और बहन बोल रहे हैं आप लोग, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। तो प अगर बोल रहे हैं तो आप लोग का ओष्ठ सट रहा होगा। कोई भी बोलेगा तो उसका ओष्ठ सटेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। तो देखिए दिया हुआ है पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद इसमें दिया हुआ है, तो ये भी एकदम महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिए ये 2023 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए प जोड़ अन हो जाता है। इसका राइट आंसर, इसका पो जोड़ अन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पो जोड़ अन हो जाएगा। तो यहाँ पर पो जोड़ अन, तो देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी में दिया हुआ है। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है गणेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो गणेश में तो देख लीजिए यहाँ पर गण जोड़, यहाँ पर गण जोड़, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से देख लीजिएगा। इसमें बड़ी इस नहीं रहता है, इसमें छोटी इस रहता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है। तो देखिए इसका नाम दिया हुआ है, जैसे महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया। इस सभी का नाम अगर दिया होगा, जिसका भी आप लोग देख लीजिएगा, जो भी महान होगा उसका नाम दिया होगा, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, ये उपसर्ग से दिया हुआ है अधर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो अधर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो आप लोग याद रखिएगा। इसको संधि विच्छेद करके देख लीजिएगा। अगर आप लोग, ये भी एक ट्रिक है, आप लोग ये ट्रिक को आजमाइए और आप लोग ये कभी नहीं भूल पाएंगे समास निकालना। तो देख लीजिए इसको संधि विच्छेद कर दीजिए। यहाँ पर अ जोड़ क्या हो जाएगा, धर्म। इस प्रकार से हो जाएगा। एक यहाँ पर जो शुरुआत में लगा होता है वही क्या होता है, वही उपसर्ग होता है, और जो लास्ट में लगा होता है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग, तो लास्ट में एक शब्द बन जाएगा, तो ये जो भी यहाँ पर बचेगा वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ उपसर्ग हो जाएगा। तो अ देखिए यहाँ पर बी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है अनु शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो अनु शब्द में तो आप लोग देख लीजिए इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए पहले यहाँ पर, जो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक शब्द बनाइए, एक शब्द बन जाता है यहाँ पर अनु, और फिर यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ पर अ जोड़ नूज हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी अप्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। एक नूज जो शब्द हो जाएगा, नूज एक शब्द हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर अ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नूज एक शब्द हो जाता है। अगर यहाँ पर अनु लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जो कोई शब्द नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर ये भी प्रत्यय से दिया हुआ है। देखिए बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये प्रत्यय है, तो ये प्रत्यय क्या होता है, ये अंत में लगा होता है। तो प्रत्यय अंत में लगा होता है। तो बुढ़ापा देख लीजिए, बुढ़ापा इस प्रकार से होता है, बुढ़ापा। आप लोग यहाँ पर देखिए बुढ़ापा इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक शब्द को
बना दीजिए पहले यहाँ पर लास्ट में जो बुढ़ापा, इस प्रकार से एक पहले यहाँ पर बूढ़ा एक शब्द हो गया, बूढ़ा एक शब्द हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बूढ़ा जोड़ पा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो पा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग इस तरह से तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो आप लोग का दिमाग में सीधे फिट हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा देंगे। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मिठास को पहले यहाँ पर पहले एक शब्द बना दीजिए पहले में। तो पहले एक शब्द बन गया मीठा, स बन गया। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो मिठास में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो इसमें स प्रत्यय हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, यहाँ पर दिया हुआ है दशानंद में कौन सा समास है। दशानंद में कौन सा समास है, तो आप लोग याद रखिएगा इसमें कौन सा समास होगा। तो जो दशानंद होता है इसमें तो होगा जो अभी भगवान देवता और जो भी राक्षस मुन का नाम आए तो उसमें आप लोग आँख मूंद कर लगा दीजिएगा क्या, तो बहुव्रीहि समास हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोग देखने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए जब भी संख्या का बोध होगा तो वो कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाता है। अगर संख्या का बात हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाता है। अगर देवता का नाम आ जाता है तो अगर देवते में अगर ये दोनों अगर दिया होगा द्विगु और बहुव्रीहि दोनों दिया होगा तो दोनों लगा दीजिएगा। अगर एक दिया होगा तो एक को लगा दीजिएगा। तो ये दोनों समास हो जाएगा। दशानंद बहुव्रीहि भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, द्विगु भी हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और फिर आप लोग यहाँ पर इसका राइट आंसर देखिए क्या दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर इसमें दिया हुआ है द्विगु समास संख्या का बोध करा रहा है। और एक और इसमें दे देता है चतुरानंद। तो चतुरानंद यानी कि ब्रह्मा जी का नाम हो जाता है। तो चतुरानंद क्या हो जाएगा, ये भी द्विगु समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, दो भी ये भी हो जाता है, दोनों हो जाता है। तो आप लोग दोनों में से टिक लगा दीजिएगा देखकर समझकर। तो अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है आजन्म शब्द में कौन सा समास है। आजन्म जो यहाँ पर दिया हुआ है आजन्म में कौन सा समास है, तो आप लोग याद रखिएगा इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो देखिए तत्पुरुष कहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर राजा रानी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। तो इसमें देखिए एक ट्रिक मैं आप लोग को बता दूं अभी, जो आपके सीधे बूढ़ा हो जाएंगे तभी आप लोग ये ट्रिक को नहीं भूल पाएंगे। तो जब भी अगर दो नाम के बीच पापा मम्मी जैसे दिया होता है, पापा मम्मी, नाना नानी, इस प्रकार से दिया होता है पापा मम्मी, तो जिसके बीच योजक चिन्ह लगा होता है वो क्या हो जाता है, तो वो द्वंद्व समास हो जाता है। आप लोग इसे ही केवल याद रखिएगा। यहाँ पर जब भी योजक चिन्ह दे देता है इसे योजक चिन्ह कहा जाता है, इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। तो ये द्वंद्व समास हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है त्रिभुवन में कौन सा समास हो जाएगा। तो जब भी संख्या का बोध कराए, संख्या का बात हो तो वो कौन सा समास हो जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, आँख मूंद कर मार दीजिएगा, द्विगु समास हो जाता है जब भी संख्या का बात हो। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर आकाश शब्द का परिवाची शब्द क्या हो जाता है। तो आकाश शब्द का क्या हो जाएगा, तो पावक नहीं होगा, व्योम नहीं होगा, सरिता नहीं होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मही इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, सभी देखिए ये लाइन बाय लाइन यहाँ पर दिया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सूर्य शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है। तो सूर्य शब्द का आप लोग याद रखिएगा दिनेश, इसका परिवाची शब्द यानी कि दूसरा नाम क्या होता है। सूर्य का दूसरा नाम एक दिनेश भी है, प्रभाकर भी है, आप लोग
याद रखिएगा। प्रभाकर भी दे देता है, तो इसे भी याद रखिएगा। दिनेश, प्रभाकर और भी बहुत सारा नाम है, आप लोग इसे याद रखिएगा। जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है उसे ही याद रखने का कोशिश कीजिएगा। तो सूर्य शब्द का परिवाची शब्द दिनेश हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है अंधकार शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अंधकार का आप लोग ये कोई भी पहला क्लास का बच्चा बता देगा ये, और ये बोर्ड एग्जाम में देखिए पूछा गया है ये सभी क्वेश्चन, इसीलिए मैं आप लोग को ये सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ। अंधकार शब्द का उजाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है आयात शब्द में विलोम शब्द क्या होगा। आयात शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आयात का निर्यात हो जाता है, तो निर्यात इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो निर्यात देखिए यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। जब भी आप लोग आंखें इस प्रकार से दिखाते हैं किसी को, अपने दोस्त को या अपने मम्मी पापा को इस प्रकार से ताकते हैं आंखें फाड़ फाड़ कर, तो आप लोग उस समय क्या कर रहे होते हैं। तो उस समय आप लोग गुस्सा में आप लोग लाल होते हैं, आप लोग एकदम मुंह फुलाए रहते हैं, और क्या होता है तो अब इसमें क्या हो जाएगा आंखें दिखाना, यानी कि उस समय गुस्सा होना। तो इसका राइट आंसर गुस्सा होना हो जाएगा। तो जब भी आप लोग आंखें दिखाते हैं तो समझ जाइएगा, देखिए ये पढ़ाई में भी आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुस्सा होना। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो श्री गणेश जब होता है उसका यानी कि प्रारंभ होता है, शुभ आरंभ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य आरंभ करना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये भी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। हाथ मलना तो यानी कि जब आप लोग बैठकर हाथ मलते हैं, देखिएगा हम लोग भी मलते हैं, तो यानी कि उस समय क्या कर रहे होते हैं तो पछता रहे होते हैं, एकदम पछतावा में होते हैं, हाथ मल रहे होते हैं, यानी कि पछतावा आना, पछताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए उज्ज्वल है, यहाँ पर उज्ज्वल, यहाँ पर डबल ज है, यहाँ पर उज्ज्वल, फिर यहाँ पर देख लीजिए उज्ज्वल, फिर यहाँ पर देख लीजिए उज्ज्वल। तो इसमें कौन सा ठीक है यानी कि शुद्ध शब्द है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इसका राइट आंसर मुझे लगता है उज्ज्वल। इस प्रकार से उज्ज्वल, जो उज्ज्वल होता है उज्ज्वल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मुझे लगता है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है शुद्ध शब्द इसमें से कौन है। तो देख लीजिए राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाई, राम रोटी खाया। तो इसमें देख लीजिए राम ने रोटी खाई यानी कि ये यहाँ पर स्त्रीलिंग में चला गया, खाई ये भी स्त्रीलिंग में, तो ये नहीं होगा। और फिर यहाँ पर राम रोटी खाया ये भी गलत है, इसका राम ने रोटी खाया ये सही है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर टेबल पर पुस्तक रखी है, इसमें पर जो ये पर है किस कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पर कारक चिन्ह दे देता है, ये भी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर्ता ने आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा इसे भी कैसे, इसका क्या क्या होता है। कर्ता ने होता है कर्म को करण से इस प्रकार से होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण में पर होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है ने किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। जो ने है तो अभी बताया मैं, तो यहाँ पर कर्ता ने, इसका राइट आंसर कर्ता हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है लिंग के हिंदी में कितने भेद हैं। तो जो लिंग है हिंदी में कितने भेद हैं तो आप लोग याद रखिएगा, हिंदी में इसका 2 भेद
है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था। आप लोग का 30 में कितना आप लोग जानते थे, इसमें से आप लोग कमेंट में एक बार बताइएगा। और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ आप लोग को नए ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाता हूँ जो सीधे आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो आपके सीधे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।